हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की मूवी का नाम है किंग कॉन्ग 2005। मूवी की स्टार्ट 1993 में होती है और हम एक प्यारी और खूबसूरत सी लड़की एन को देखते हैं। एन पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट होती है, यानी वो लोगों को हंसाने का काम करती है। वो इस काम से बहुत खुश होती है और इस तरह वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा पाती है। मगर अब सब कुछ बदलने वाला था। वो जिस थिएटर में काम करती है उसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम एक बैंकरप्ट मूवी डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम काल है। काल एक बहुत ही बेईमान और मतलबी किस्म का इंसान होता है। उसे एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चला होता है जिसे आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा होता। उसकी मूवी जो कि नेचर और एनिमल्स पर ही बेस्ड है, वो उसकी शूटिंग उसी आइलैंड पर करना चाहता है। इसलिए वो अपने प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। सारे प्रोड्यूसर्स उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो आपस में मशवरा करते हैं कि ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है, खुद तो कंगाल है ही, साथ ही हमारे पैसे भी डुबा देगा। इसलिए हमें इसकी बनी हुई रील्स को सोल्ड आउट करना चाहिए। बाहर से काल दीवार पर कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो अपनी सारी रील्स उठाकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो अपनी आधी बनी मूवी को पूरा करना चाहता था, मगर उसकी फूटी किस्मत उसके साथ कोई भी हीरोइन काम करने के लिए राजी नहीं थी। उधर हम बेचारी एन को देखते हैं जो भूखी प्यासी काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी वो एक शॉप से सेब चुरा कर भागने लगती है, मगर शॉप ओनर उसे देख लेता है और उसे पैसे मांगने लगता है जो एन के पास नहीं होते। किस्मत से काल भी वहीं अपनी हीरोइन की तलाश में आया था और वो ये सब कुछ देख लेता है। वो एन को बचाकर अपने साथ एक होटल में ले आता है। वो उसे पेट भर कर खाना खिलाता है और उसकी खूबसूरती देखकर उसे अपनी मूवी में काम करने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो एन मना करती है, लेकिन जब वो सुनती है कि मूवी की स्क्रिप्ट जैक ने लिखी है तो वो काम करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो जैक की नॉवेल्स की बहुत बड़ी फैन होती है। अब काल जल्दी से जल्दी सबको शिप में बिठा देता है और निकलने के लिए कहता है। वो इतनी जल्दबाजी करता है कि उनका आधा सामान भी वहीं गिर जाता है और इस जल्दबाजी की वजह पुलिस थी। काल के इन्वेस्टर्स ने उस पर केस कर दिया था। खैर, अब वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अपनी आधी शूटिंग शिप पर ही करता है, जिस दौरान एन की मुलाकात जैक से भी होती है। वो उसके साथ बातें करती है और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान काल कैप्टन से स्कल आइलैंड पर जाने की बात करता है। ये वही आइलैंड है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा होता। अब चूंकि कैप्टन खुद एक शिकारी होता है, इसलिए काल उसे लालच देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वहाँ ऐसे जानवर होंगे जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा, तो तुम्हें वहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सुनकर कैप्टन वहाँ जाना तो चाहता था, मगर वो अपनी जान और शिप को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो मना करता है। अब वो लोग समुद्र के बीच एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ धुंध थी। ना तो कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही आसमान दिख रहा था। वो लोग पूरी तरह से खो चुके थे और तभी अचानक शिप एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो वहीं पर अटक जाती है। अब इस इंसिडेंट से काल तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी अब उन्हें उस आइलैंड पर उतरना ही होगा। काल जल्दी से अपने क्रू मेंबर्स के साथ छोटी सी नाव में स्कल आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि कैप्टन अपने साथियों के साथ शिप को निकालने की कोशिश में लग जाता है। उधर आइलैंड पर काल और क्रू मेंबर्स के सामने उस आइलैंड पर रहने वाले लोग आते हैं जो उन्हें वहाँ से जाने का इशारा करते हैं, मगर काल ये सब इग्नोर करके उनसे बात करने की कोशिश करता है। मगर देखते ही देखते वो लोग उन पर हमला करते हैं। काल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और बाकियों को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उसी वक्त वहाँ कैप्टन अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो सब पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे बहुत सारे आदिवासी मारे जाते हैं और वो डर कर पीछे हो जाते हैं। मौका मिलते ही सब लोग वहाँ से शिप में वापस निकल जाते हैं, मगर कुछ आदिवासी शिप में जाकर चुपके से एन को किडनैप कर लेते हैं और उसे बलि देने के लिए तैयार करते हैं। जल्द ही जय को पता चलता है कि एन मिसिंग है, इसलिए वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आइलैंड पर दोबारा जाता है एन को बचाने। अब इससे पहले वो एन तक पहुंच पाते, वहाँ एंट्री होती है 20 फुट लंबे कॉन्ग की, जो बिना देरी किए एन को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जैक भी सब लोगों के साथ कॉन्ग का पीछा करने लगता है, मगर कॉन्ग इतना बड़ा होने के साथ बहुत ज्यादा फुर्तीला भी था, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और जैक और बाकी लोग थक कर एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ काल अपना कैमरा लेकर शूटिंग करने लगता है और उसे यहाँ डायनासोर मिल जाते हैं। वैसे तो ये डायनासोर शाकाहारी होते हैं, मगर इनके पीछे मांसाहारी डायनासोर पड़ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उधर कॉन्ग एन को लेकर अपनी पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वो उसे साइड में रखकर उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर एन बेहोश थी।
तभी कॉन्ग का ध्यान दूसरी तरफ होता है और एन को होश आती है। वो कॉन्ग से छुपते छुपाते वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर कॉन्ग उसे पकड़ ही लेता है। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि कॉन्ग उसे जरा भी हार्म नहीं करता और ये बात एन भी समझ जाती है, इसलिए वो कॉन्ग के सामने अपना प्ले रोल करती है, जिससे कॉन्ग बहुत खुश होता है और वो एन के साथ खेलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी डॉल के साथ खेलता है। अब बहुत देर तक प्ले दिखाने की वजह से एन थक जाती है और वो कॉन्ग पर गुस्सा करती है कि बस अब और नहीं। एन की इस बात से कॉन्ग को बुरा लगता है और वो एक बच्चे की तरह रूठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जैक बाकी लोगों के साथ मिलकर एन को काफी मेहनत से ढूंढ रहा था और तभी उनके सामने आता है कॉन्ग। वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं, जिससे कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उस पेड़ को ही पलट देता है जिससे वो लोग वहाँ तक आए थे। उधर एन कॉन्ग की एब्सेंस का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते डायनासोर्स के बीच में पहुँच जाती है और उसके पीछे तीन बड़े बड़े डायनासोर्स पड़ जाते हैं। वो किसी तरह से खुद को बचाते हुए भागने लगती है, मगर तभी वो एक ढलान से गिर जाती है और लकीली उसी वक्त वहाँ कॉन्ग आता है और उसे कैच कर लेता है। अब कॉन्ग एन को बचाने के लिए तीनों डायनासोर्स के साथ फाइट करने लगता है। वो एक के बाद एक तीनों डायनासोर्स को मार देता है। एक का तो वो जबड़ा ही खोल के रख देता है, मगर इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे अब भी कॉन्ग एन से नाराज है। खैर, उधर जैक और बाकी लोगों पर तरह तरह के जानवर और कीड़े हमला कर देते हैं, जिनसे वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर आखिर तक वहाँ सिर्फ जैक, एक छोटा लड़का और कार्ल ही सरवाइव कर पाते हैं, जिन्हें फाइनली कैप्टन बचाकर ऊपर ले आता है। वो उन्हें वार्न करता है कि हमें वापस चलना चाहिए। एन को अब तक कॉन्ग खा चुका होगा, उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, मगर जैक उसकी बात थोड़ी ही सुनता। उसे पूरा यकीन था कि एन जिंदा है और वो अपनी जान की परवाह न किए हुए अपने प्यार यानी एन को बचाने अकेले ही आगे चल पड़ता है। उधर कॉन्ग एन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है, जहाँ से वो सनसेट का नजारा देखते हैं, जो बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत होता है। और इसी बीच एन थकने की वजह से कॉन्ग के हाथ में ही सो जाती है। वहीं काफी मेहनत के बाद जैक भी उन तक पहुँच जाता है। वो एन को उठाने की कोशिश करता है, मगर तभी कॉन्ग भी जाग जाता है। इससे पहले वो जैक पर हमला करता, शोर की वजह से वहाँ बहुत सारे चमगादड़ उस पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर जैक और एन वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो कैप्टन और बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि कैप्टन और कार्ल ने कॉन्ग को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। असल में कार्ल को पूरा यकीन था कि कॉन्ग एन को वापस लेने जरूर आएगा, और ऐसा ही होता भी है। जल्द ही कॉन्ग वहाँ आ जाता है। एन सबको बहुत समझाती है कि वो कॉन्ग को हार्म ना करे, उसे छोड़ दे, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग देखते ही देखते कॉन्ग पर क्लोरोफॉर्म की बोतल्स तोड़ने लगते हैं, जिसके बाद फाइनली 20 फीट लंबा कॉन्ग बेहोश हो जाता है। इसके बाद कार्ल उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आता है, जहाँ वो एक बहुत बड़ा हॉल बुक करता है, जिसमें वो लोगों के सामने कॉन्ग को पेश करने वाला था, एक शो पीस की तरह। कॉन्ग को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें वो प्रोड्यूसर्स भी थे जो कार्ल को पागल कहते थे। एन इस शो को देखने नहीं आती। कुछ ही देर में शो स्टार्ट होता है और कॉन्ग को सबके सामने लाया जाता है, जो कि चेन में बंधा होता है। कार्ल लोगों से कहता है कि देखो, ये इतना बड़ा जानवर कैसे एक लड़की के इशारों पर नाचता है। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जब कॉन्ग लड़की को देखता है तो पता चलता है कि वो एन है ही नहीं। कॉन्ग गुस्से से पागल होता है और एग्रेशन में अपने हाथों में बंधी मोटी मोटी जंजीरें तोड़ देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कॉन्ग हर एक सफेद छोटे बालों वाली लड़की को उठा उठा कर चेक करता है कि कहीं ये एन तो नहीं, मगर उनमें से एन कोई भी नहीं थी। तभी उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो जैक को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब पूछना चाहता हो कि एन है कहाँ। जैक थिएटर से बाहर आकर कॉन्ग को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, मगर जल्दबाजी में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कॉन्ग उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एन आती है, इसलिए कॉन्ग जैक को छोड़कर एन को पकड़ लेता है और उसे लेकर शहर से बाहर जाता है, जहाँ वो बर्फ में एन के साथ खेलने लगता है। वो बर्फ पर लेट रहा था, गोल गोल घूम रहा था और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, मगर उसकी एंजॉयमेंट जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है। वो कॉन्ग पर फायर करते हैं। कॉन्ग एन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। अब यहाँ कॉन्ग पर फायरिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं। कॉन्ग बहुत जोर से गुर्राता है। ऐसा फील होता है जैसे वो हेलीकॉप्टर्स को चैलेंज कर रहा था। हेलीकॉप्टर्स उस पर फायरिंग करते हैं, मगर कॉन्ग भी पीछे नहीं हटता। वो 2 हेलीकॉप्टर्स को तो गिरा देता है, मगर खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। एन सोल्जर से रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो फायरिंग ना करे, मगर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता और एक हेलीकॉप्टर पीछे से कॉन्ग पर फायर कर देता है, जिससे कॉन्ग इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। और फाइनली एन को देखते देखते वो उस ऊंची इमारत से गिर जाता है। एन बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसे संभालने वहाँ जैक आ जाता है।
नीचे कॉन्ग की बॉडी पर लोग खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं, जीत की खुशी मनाते हैं कि आखिर हमने इतने बड़े जानवर को मार दिया। यहाँ कार्ल भीड़ में से निकलकर कहता है किसी गोली ने नहीं बल्कि उसने मारा, और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।